हेलो दोस्तों, ये बिहार पुलिस स्पेशल का जो जीके जीएस आपकी क्लास चल रही थी उसमें है वीडियो नंबर 8। ठीक है। और हमें अच्छे से पता है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको फेयर कर रहे होंगे, तो फेयर करके और अच्छे से आप याद करेंगे इस सभी वीडियो को। ये वीडियो नंबर है 8 और 8 आज हम फिर से पहले की तरह इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला आपका सवाल क्या आता है कि वंदे मातरम को स्वरबद्ध कौन किया। देखिए, वंदे मातरम लिखा गया था, लेकिन स्वरबद्ध इसको कब किया गया था, किसने किया था, ये हमें समझना है। स्वरबद्ध वंदे मातरम को किए थे कौन? तो वंदे मातरम को स्वरबद्ध किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। स्वरबद्ध मतलब कि लय में गाना। एक कोई सेंटेंस है उसको लय में गाना को हम बोलते हैं स्वरबद्ध। तो स्वरबद्ध कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अब वंदे मातरम से थोड़ा बहुत जो सवाल आता है उसको देख लिया जाए। देखिए, वंदे मातरम 1876 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। 1876 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। अब यहां पे आपका सवाल ये आता है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में इस गीत को लिखे थे, तो उसमें दो पद दो पद संस्कृत में थे, या आप कह सकते हैं केवल 1876 में दो ही पद लिखे, लेकिन आगे इनकी मांग होने लगा तो आगे की जो पंक्तियां थी वो बांग्ला भाषा में लिखी गई, वो बांग्ला भाषा में लिखी गई। आगे फिर से ध्यान देंगे, दो पद संस्कृत भाषा में और बाकी पद बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। वंदे मातरम जो है, ये वंदे मातरम को इन्होंने अपना, इनका एक उपनिषद था आनंद मठ। इनका उपनिषद कौन सा था? आनंद मठ। उस आनंद मठ में वंदे मातरम को 1881 ईस्वी में डाला था। कौन से उपन्यास में इन्होंने डाले थे? तो आनंद मठ में। वंदे मातरम, पहला एक पॉइंट समझते, वंदे मातरम आखिर इन्होंने लिखे क्यों? देखिए, हुआ क्या था ना, अंग्रेज जब आया था भारत में, तो अंग्रेज ने एक सॉन्ग अपना लाया था और वो सॉन्ग को हर स्कूल में, हर सरकारी संस्थानों में गाने के लिए अनिवार्य कर दिया था। तो सॉन्ग का नाम था द गॉड ऑफ द सेव ऑफ द गॉड। ठीक है। तब ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इनको बहुत ठेस पहुंचा। बोला कि हमारा भारत है और कहीं और का राष्ट्रगीत गाएंगे तो ये मेरे लिए अपमानजनक है। तब बंकिम चंद्र चटर्जी उस समय केवल क्या थे? सरकारी एक कर्मचारी थे, नॉर्मल सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन किसी का सुने नहीं हो और इन्होंने शुरू कर दिए लिखना वंदे मातरम। ठीक है। इस वंदे मातरम को गाने में समय लगता है 65 सेकेंड। गाने में समय कितना लगता है जी? 65 सेकेंड। इस वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद, है ना, अंग्रेजी में अनुवाद किन्होंने किया? आपसे सवाल आ सकता है, तो आप बताओगे कि अंग्रेजी में अनुवाद किए अरविंद घोष। अरविंद घोष। अंग्रेजी में अनुवाद किन्होंने किया? अरविंद घोष ने किए थे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनको उर्दू में अनुवाद कौन किए? तो उर्दू में मोहम्मद खान, लिख देते हैं पे, है ना। उर्दू में अनुवाद, उर्दू में अनुवाद किए आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। उर्दू में अनुवाद कौन किए? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है ना। अब देखो जरा इसको और समझते हैं। ठीक है ना, अब समझेंगे। सबसे पहले 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन। कौन से अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कौन से अधिवेशन में गाया गया जी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1876 में, 96 में यह गीत गाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? आप बताओगे 1896 में। कहां पर गाया गया था? तो कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है ना। अब इसी के बाद लोगों को पसंद आ गया था। तो समझेंगे ध्यान से।
24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रगीत घोषित हो गया, राष्ट्रगीत बना। राष्ट्रगीत कब बना ये? 24 जनवरी 1950 को। किन्होंने शामिल किया राष्ट्रगीत में? तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। आपको अच्छे से पता होगा, कल का जो वीडियो देखे होंगे कि जब संविधान सभा का आयोजन होता था तो उसमें सबसे पहले शुरुआत होती थी राष्ट्रगान जन गण मन से और अंत होता था वंदे मातरम से। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने दोनों को, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां समझेंगे वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जो है ना, ये हमारे भारत के लिए बहुत ही सम्मानजनक, ठीक है, बहुत ही सम्मानजनक के गीत है। जैसे इसमें था क्या ना, आप समझ सकते हैं क्या, इनको याद तो आपको होगा और हमें भी थोड़ा बहुत याद है, मैं कुछ थोड़ा बहुत क्या पूरा कंफर्म याद है, बट आपको सुनाता हूँ। वंदे मातरम सुजलम सफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। और भी आगे, लेकिन हम आपको इनके बारे में जरा बताना चाहते हैं। अरविंद घोष जी ने जो हिंदी में अनुवाद किया है, क्या अनुवाद किए हैं, बहुत अच्छे, सुनिए ध्यान से क्या है। मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं ओ माते, पानी से सींची, पानी से सींची, फलों से भरी, दक्षिण की वायु की तरह शांत, फसलों की कटाई की तरह गहरा माते। ठीक है, और उसकी चांदनी रातों में गरिमा में प्रफुल्ल हो रहे, उसकी जमीन, उसकी जमीन फलों फूलों वाली वृक्षों से ढकी हुई सुंदर है, वाणी में मिठास, हंसी से मिठास और आनंद देने वाली माता, वरदान देने वाली माता, ओ माते आपके सामने मैं नतमस्तक होता हूं। यह है वंदे मातरम का हिंदी में अनुवाद। ठीक है, चलो अब यहां पे सर इसको जल्दी स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए फास्ट। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। देखिए सेकंड सवाल क्या है, भारत में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? देखिए जी, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। भारत में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? हम क्या जानते हैं कि गया में, है ना। ठीक है, अब फंसाएगा यहाँ पे, देखो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर हुआ था। कहा हुआ था पहला कांग्रेस अधिवेशन जी? बांकीपुर हुआ था, बांकीपुर। समझ ध्यान से, कांग्रेस अधिवेशन, पहले एक लाइन में हम शायद आपको बताए नहीं कि कांग्रेस जो है कहां से लिया गया था। कांग्रेस शब्द ये कहां से लिया गया था? तो कांग्रेस शब्द लिया गया था अमेरिका से। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। ठीक है ना। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। ये किन्होंने किया था? ए ओ इनको बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला, है ना। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट का मतलब होता है संत, हर्मिट का मतलब क्या होता है? संत। तो शिमला के संत किनको कहा गया है? ए ओ ह्यूम का। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, ये सब आपको पिछला वीडियो में पढ़ाया गया। ठीक है, आपको सब ये बस रिवीजन हो रहा है। ठीक है ना, बस ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था, क्वेश्चन नहीं, बस ये दो लाइन पढ़ाया गया था। ठीक है ना। पहला अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इनका अध्यक्षता कौन किए थे? इनकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। कब हुआ था ये जी? 1885, 1885। अब हम आते हैं वापस अपने सवाल की ओर। ठीक है, अब अपने सवाल की ओर आते हैं, थोड़ा सा आप सब स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सबका?
ठीक है ना। अब अब हम आ जाते हैं अपने, इसको हटा देते हैं, को हटा देते हैं, समझेंगे। बिहार में पहला हुआ था, पहला 1912 में, केवल बिहार की बात हो रही है, पहला 1912 में। कहां हुआ था? बांकीपुर। कहां पे, किस जगह पे हुआ था जी? तो हम बताएंगे बांकीपुर। किस जगह पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। इनका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता इनकी कर रहे थे आर एन मुगलोकर। आर एन मुगलोकर। सवाल शिकायत आया था कि अच्छे से सर लिखने में ना स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रहा है ना, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही लिखकर सबको स्क्रीनशॉट लिवा दे रहे हैं कि ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब पहला थे आर एन मुगलोकर। अब इसमें आता है ना कि इस अध्यक्ष में महासचिव कौन थे? पूछ देगा भाई, क्योंकि ये सब सवाल है ना। महासचिव कौन थे? क्योंकि ऐसे महासचिव थे जो बिहार के आधुनिक निर्माता कहे जाते हैं। महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर इसमें सवाल आपका ये आ जाता है कि इनके अध्यक्ष, इनके महासचिव के नीचे एक और रहते हैं, वो थे मजरूल उल हक। मजरूल उल हक, ठीक है। एक और उपाध्यक्ष आप मान सकते हो इसको, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। अब आइए सेकेंड जो बिहार में हुई थी, तो सेकेंड बिहार में कहां हुई थी ये आप सबको बताया गया है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको ये पढ़ाया गया है कि सेकेंड कहां हुई थी। दूसरा हुआ था 1922। 1922 में कहां हुआ था? गया, ठीक है। इस समय कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इस समय कौन थे? चित्तरंजन दास। अब चित्तरंजन दास के बारे में आपको मालूम है थोड़ा बहुत, ये एससी बॉस के राजनीतिक गुरु थे। एससी बॉस के राजनीतिक गुरु, एससी बॉस के ये राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। इनको देश बंधु की उपाधि मिला था। देश बंधु की इन्हें उपाधि मिला था। इन्हीं को, जो चित्तरंजन दास है, ये जो है ना स्वराज पार्टी के संस्थापक भी जाने जाते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक जाने जाते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक जाने जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट सब इसको ले लीजिए अच्छे से, उतारने में किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा इसमें और है, बिहार में तीसरा, लेकिन अब ये बिहार में है ही नहीं। बिहार में तीसरा, पहले देख, जब भारत हमारा था, आजाद नहीं हुआ था, उस समय तो झारखंड भारत में ही था ना, बिहार में ही था ना। तो बिहार में तीसरा हुआ था 1940 में, ठीक है। उस समय कहां हुआ था? हजारीबाग। कहां हुआ था? हजारीबाग। और इनका अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। ये जो है अबुल कलाम आजाद जी जो है, ठीक है ना, ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का सदस्य बने रहे, सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल, ठीक है। अब देखो ये आज, अब ये बिहार में तीसरा गिनती नहीं होगी, क्योंकि अब बिहार से हजारीबाग झारखंड अलग हो गया। देखो जैसी झारखंड अलग हुआ ना, एक गाना भी बन गया था। क्या बन गया था? कि मिश्री मलाई खैलू खैली खैलू अलमुकंद, अब का खैबू शकरकंद, अलगे भैले झारखंड। ये गाना भी निकला था, ठीक है ना। और ये गाना काफी पॉपुलर भी हुआ था। जैसे झारखंड अलग हुआ, ये गाना निकाल दिया था, ठीक है। कौन सा गाना था? कि मिश्री मलाई खैलू खैलू बलमुकंद, ऐसी टाइप का था कि मिश्री मलाई खैलू खैलू बलमुकंद, अब का खैबा शकरकंद, अलगा भैले झारखंड। चलिए ठीक है, अब आगे पढ़ते इसको देखें हम लोग।
देखो बिहार में 3 जगह हुआ था, अब ये कहां चला गया है, झारखंड में चला गया। अब ये कहां चला गया जी, झारखंड में, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट पूरा का एक बार ले लीजिए। अब आगे सवाल क्यों चलेंगे हम लोग। तीसरा नंबर है, सभी धर्मों की आद्य भूमि किस महाद्वीप को बोलते हैं। सभी धर्मों की आद्य भूमि किस महाद्वीप को बोलते हैं। अगर आपको याद है तो आप थोड़ा जल्दी से बताइए। चलो वही मजा आते हैं ना। इतना अच्छा सवाल है ना, एएसआई का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एएसआई का ये, ठीक है। सभी धर्मों की आद्य भूमि, कौन ऐसा भूमि है, कौन ऐसा महाद्वीप है जहां पे सभी धर्म रहते हैं। आप समझ के बता सकते कौन ऐसा मतलब है जहां पे सभी धर्म रहते हैं। देखो ध्यान से समझना बात को, ठीक है। सभी धर्मों की आद्य भूमि ये कहा जाता है एशिया। ये किन्हें कहा जाता है जी, एशिया। सभी धर्मों की आद्य भूमि किन्हें कहा जाता है, एशिया को। अब एशिया के बारे में थोड़ा बहुत हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं ना, क्या क्या ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो एशिया शब्द जो है ना, एशिया शब्द आंसू से मिला। एशिया शब्द आंसू एक हिब्रू भाषा, आंसू कौन सी भाषा होती है, हिब्रू भाषा है। आंसू शब्द हिब्रू भाषा से मिला। आंसू शब्द हिब्रू भाषा से मिला। आंसू का मतलब क्या होता है, उगते सूर्य। आंसू का मतलब क्या होता है, उगते सूर्य। उगते सूर्य, आंसू का मतलब होता है उगते सूर्य होता है, ठीक है। एशिया जो है इनके उत्तर में, ये मान लो एशिया है, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। ये तो क्लियर है ना कि लिखना पड़ेगा उत्तर में, पूरब में, दक्षिण में, पश्चिम में। अरे खुद समझो, सब ये उत्तर है ना जी। तो उत्तर में है आर्कटिक, आर्कटिक। उत्तर में कौन है, आर्कटिक महासागर। दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर। पूर्व में कौन है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। पश्चिम में कौन है, पश्चिम में बहुत सारा है, इसको थोड़ा डिटेल से। पश्चिम में यूराल सागर, यूराल सागर। पश्चिम में कौन है जी, यूराल सागर और भूमध्य सागर, काला सागर, ये सब पश्चिमी में है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या समझते हैं हम लोग। एशिया जो है ना, एशिया और यूरोप, ये लाइनिंग खींच रहे तो आप सब ध्यान देंगे, ठीक है ना। मतलब अब इसका इधर खत्म हो गया, अब इधर से पढ़ रहे हम लोग। देखो एशिया, एशिया जो है, एशिया यूरोप से, यूरोप को अलग करता है कौन, ठीक है। फिर पढ़ेंगे एशिया और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया उत्तरी अमेरिका, ठीक है। फिर आ रहा है यहाँ पे ना वीडियो में, ठीक है ओके। यहाँ फिर एक अफ्रीका, बस। ये एशिया को यूरोप, एशिया और यूरोप अलग होता है किस किस से, तो हम बताएंगे यूराल सागर से। यूराल सागर पूछेगा आपसे कि एशिया यूरोप अलग होता है किससे, यूराल सागर से। यूराल एक पर्वत भी है, यूराल पर्वत। फिर आप कह सकते हो काला सागर, फिर आप सब कह सकते हो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। आपसे पूछा जाएगा अगर कि एशिया और यूरोप के बीच सीमा कौन बनाती है, तो यूराल सागर, यूराल पर्वत, काला सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि एशिया और अफ्रीका के बीच का बॉर्डर कौन बनाती है, तो आप बताओगे स्वेज नहर, स्वेज नहर और लाल सागर, लाल सागर, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान ध्यान दो लोग। अब पूछा जाएगा आपसे कि उत्तरी अमेरिका में तो केवल बेरिंग जल संधि, बेरिंग
जल संधि, बेरिंग जल संधि। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे और हम लोग आते हैं सवाल क्यों, देखिए ये जो आगे सवाल आपका है, ये आएगा सवाल कि एशिया में, है ना, एशिया में सबसे ऊंची पर्वत कौन है, सबसे ऊंची पर्वतमाला। तो आपको सब बहुत अच्छे से मालूम है कि एशिया में सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन है जी, हिमालय। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन है, हिमालय। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। आपको सवाल खुद बनाना है, इतने अच्छे से आपको बता देते हैं। मेरे देखिए सिर्फ कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, वीडियो को जो जो बात हम बोलते हैं उसको सुनिए समझिए। हमने ये कहा कि पर्वतमाला एशिया में सबसे ऊंची कौन है, हिमालय, और हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। आपको ठीक से समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं पठार। एशिया में पठार कै गो, एशिया में पठार है 3 गो। पहला है इंडो चीन का पठार, पहला इंडो चीन का पठार। एशिया में कितने पठार, 3 पठार, इंडो चीन। दूसरा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और तीसरा, तीसरा सबसे बड़ी कौन है, अरब का पठार, अरब का, सॉरी सॉरी पठार नहीं, प्रायद्वीप, इंडोचीन प्रायद्वीप, दक्कन इंडोचीन द्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप, गड़बड़ा गया, प्रायद्वीप है ये सब, प्रायद्वीप, ठीक है ना, प्रायद्वीप, इंडोचीन, दक्कन और अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा है, अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है जी, तो अरब प्रायद्वीप है। चलिए इसको कॉपी सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे से हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, हड़बड़ी अभी हो जाएगी अगर तो फिर जिंदगी भर हड़बड़ाते रह जाओगे। हड़बड़ी नहीं करना, आराम से पढ़िए इसको। हो गया, आगे बढ़े। देखिए 4 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का वह राजा जो युद्ध में मारा गया। समझेंगे, एकमात्र ऐसा राजा था जो युद्ध में मारा गया, इसके अलावा कोई भी राजा युद्ध में नहीं मारा गया था। ठीक है ना, कोई भी राजा इसके अलावा युद्ध में नहीं मारा गया था। अब बताएंगे कौन एकमात्र ऐसी राजा था इसमें, तो वह है इब्राहिम लोदी। अगर जो भी स्टूडेंट मेरा महाराणा सांगा का अगर वीडियो देखे होंगे तो क्लियर होंगे कि कौन इसमें मारा गया था। देखो इब्राहिम लोदी मारा कब गया, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। तो हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर, बाबर और किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच। और आपको ये जानकारी महाराणा सांगा वीडियो अगर देखोगे तो आपको ये अच्छे से जानकारी होगी कि क्यों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। आपको अच्छे से स्टोरी सुनाया गया, फिर भी 1-2 मिनट आपको हम सुना देते हैं। इब्राहिम लोदी के पिता थे कौन, कुछ नहीं पता, सिकंदर लोदी के सिकंदर लोदी। उसके पिता थे कौन, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जब आए और गद्दी पे बैठे तो उनका ये कहना था कि सब लोग नीचे बैठो, हम भी नीचे बैठेंगे, हम भी नीचे बैठेंगे, कोई कोई प्रजा या कोई मंत्री हमसे छोटा नहीं है, हम सबके बराबर है, ठीक है ना। इसके बाद आए सिकंदर लोदी, वो बोले कि नहीं नहीं, हम रहेंगे, हम बैठेंगे गद्दी पे, आप सब लोग बैठिए जमीन के नीचे, सब लोग कहां पे, जमीन के नीचे। अब ये सिकंदर थोड़ा सा ऊपर राज सिंहासन में बैठे। अब जैसी आई इब्राहिम लोदी, ये कर सब लोग खड़े रहो, कोई नहीं बैठेगा, सब खड़े रहेगा, केवल हम बैठेंगे ले। अब जैसे ही कहा था, इनके मंत्री में चाचा थे अपना, कौन चाचा थे इनका, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी। अब ये सबके टेंशन, कहा कि हम एक इतना बड़ा, हम भी इनके तो परिवार में ही अंकल हैं, बड़ा मंत्री पद पे हैं और हमको खड़ा रहने की बात कर रहा सब प्रजा के सामने।
तब वो दोनों गया किसके पास, बाबर को आमंत्रण करने, चलिए आपको खजाना लुटवाते हैं। तब बाबर आया था, कब, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया। ये कटकुट का मतलब गलत नहीं है भाई, बहुत तुम लोग को बच्चा की तरह समझाना पड़ेगा क्या। ये कटकुट का मतलब, रुको छोड़ो, टेंशन झमेला है तो। ये मर गया है ना, 1526 में इसकी जीत हो गई। तो लाइन कट गया जी, कोई बात नहीं, आप लोग बस बोर्ड दिख रहा है ना, यही काफी है। मर गया, और इब्राहिम लोदी जो है ये मारा गया। इब्राहिम लोदी क्या हुआ, तो मारा गया। अब आपसे पूछा जाएगा मारा कौन गया इसमें, इब्राहिम लोदी। विजय किसकी हुई, विजय किसकी हुई, तो बाबर की विजय हुई थी। विजय किसकी हुई थी जी, बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट अब ध्यान दो, ये जो इब्राहिम लोदी किस सल्तनत का था, इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत का आपको ट्रिक बता देते हैं बहुत अच्छे से, शानदार तरीका से, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना, दिख रहा सब ठीक है। गुलाब खिले तो सूंघ लो, दिल्ली सल्तनत का ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो। हम दिखे ना दिखे, आपको बस बोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है ना। और ये किसका ट्रिक है, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो। अब इसके बारे में आप इसको डिटेल से करते हैं। गुलाब से बना था गुलाम वंश, गुलाब से क्या बना, गुलाम वंश, गुलाब से बना गुलाम वंश, गुलाब से क्या बना जी, गुलाम वंश, गुलाब से बना गुलाम वंश। नेक्स्ट अब देखिए, थोड़ा सा लाइट जला देते हैं, शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं छोड़ो। गुलाब से क्या बना, गुलाम वंश। अब देखो, खील से बना खिलजी वंश, खील से क्या बना, खिलजी वंश, खिल से खिलजी वंश, खिल से खिलजी वंश। तो से तुगलक वंश, तो से तुगलक वंश, तो से तुगलक वंश, तू से सैयद वंश, सू से सैयद वंश, और लो से लोदी वंश, लो से लोदी वंश, लो से लोदी वंश। अब आपको बताना है इसके संस्थापक कौन कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, तो ध्यान से जरा समझें हम लोग। संस्थापक में चलते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक के पास भी चलते हैं, है ना, अंतिम, अंतिम यहां तक आ जाएगा, आ जाना चाहिए। अंतिम चलते हैं, अंतिम था क्यूमर्स, अंतिम कौन था, क्यूमर्स। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका एक सवाल भी एग्जाम में छूटे, सबको ढोते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो, खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अभी अंतिम था, रुक जाओ, है ना, इसको हम लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि फिर स्पेस नहीं हो पाएगा, तो फिर आप अच्छे से देख नहीं पाओगे, है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट समझे आप लोग। तुगलक वंश के गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, सैयद वंश के थे खिज्र खां, खिज्र खां। और लोदी वंश के थे बहलोल लोदी, बकलोल नहीं, बहलोल, बाई बाई में बोलने बोलने बकलोल नहीं बोल देना है, बहलोल लोदी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फास्ट।
हो गया क्लियर? देख लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के खिज्र खां। लोधी वंश के बहलोल लोधी। अब इसका अंतिम शासक भी देख लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया जी? ठीक, अब आगे देखते हैं इसको हम लोग। इसी में थोड़ा सा इसी को लेकर चलेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाना है ना? आप सब लोग इसी में लिख लीजिएगा, अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन थे? क्यूमर्स। क्यूमर्स। इसका अंतिम शासक, अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। इसका अंतिम शासक कौन थे? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का अंतिम शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल वाले अंतिम शासक कौन थे? क्यूमर्स। बोलेंगे आप फिर से। गयासुद्दीन के कौन थे? नसरुद्दीन। गयासुद्दीन के कौन थे? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन। आप सब समझ जाना जी, अंतिम शासक की बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना? और खिज्र खां के कौन थे? अलाउद्दीन, अल्लाह नहीं, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अब आपसे पूछेगा बहलोल लोधी वाला में अंतिम कौन था? अब ये बता दिए, इब्राहिम लोधी। हालांकि महमूदो लोधी था, लेकिन लोधी वंश तो खत्म ना हो गया था जी, इसलिए महमूद लोधी की चर्चा इसमें नहीं किया जा रहा। ठीक है ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और सब लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम आपको लिखते जा रहे हैं, वैसे सब नोट्स कॉपी बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट 5 नंबर सवाल, प्रस्रव्य तरंग क्या होता है ना? प्रस्रव्य तरंग कितना होता है? हमें जहां तक उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से क्लियर पता है, लेकिन हम आपको इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, है ना? देखो, प्रस्रव्य तरंग क्या होता है, सब पहले बताओ। तरंग, तरंग तो पढ़ाया गया है ना? सबसे पहले बोलो, प्रस्रव्य तरंग किस चैप्टर का सवाल है? ये ध्वनि का। किसका सवाल है जी? ध्वनि का। तो आप जानते हो जिस जिस चैप्टर से सवाल होता है, थोड़ा बहुत डिस्कशन हम उसमें करते ही हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं। देखिए सभी लोग, डिस्कशन किया जाए। प्रस्रव्य तरंग, ठीक है ना? समझेंगे। प्रस्रव्य तरंग जो है ये ध्वनि का है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि ध्वनि कैसा तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य है। अनुदैर्घ्य, पहला इंपॉर्टेंट सवाल। कैसा तरंग है जी? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रस्रव्य, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, नहीं जिसे हम परा मने अधिक, देखो परा मने अधिक, ठीक है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं 20,000 से अधिक। अगर देखो, अनुदैर्घ्य तरंग। अब श्रव्य ध्वनि होता है 3 तरह के। पहला होता है अवश्रव्य, ध्यान देंगे, अवश्रव्य, ठीक है, जिसका 20 हर्ट्ज से कम, इसका एरो का मतलब कम, ठीक है। दूसरा होता है श्रव्य तरंग 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। फिर होता है पराश्रव्य, पराश्रव्य जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अवश्रव्य, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, जिसे हमारी कान नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते, जिसे हमारी कान नहीं सुन सकती है। अगर भूकंप आता है तो बहुत स्लो आता है, क्या उसे हम सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, वो अवश्रव्य में आ जाती है, ठीक है। तो कौन सुनती है? बिल्ली। अगर कभी भूकंप आएगा ना, तो बिल्ली कभी इधर दौड़ेगी उधर दौड़ेगी, तो समझना कि भूकंप आ रहा है। यानी कि डेली रात में सबके घर में दौड़बे करता है जी,
तबेली भूकंप के डरे सोच सोच के सब रात भर उथल पुथल मचा दो, ठीक है, ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। इसे हम सुन सकते हैं, इसे हम सुन सकते हैं, इसे हमारी कान सुन सकती है, ठीक है, इसे हमारी कान नहीं सुन सकती है, इसे हमारी कान नहीं सुन सकती है, इसे हमारी कान नहीं सुन सकती है। और प्राश्रव्य क्या करता है, ये चमगादड़ आवाज निकालती है, ये सुन कौन सकता है, चमगादड़, ये चमगादड़ आवाज यही निकालती है। देखो चमगादड़ को दिखता नहीं है दिन में, फिर भी वो तेज कैसे दौड़ता है, तो चमगादड़ दौड़ती है, चमगादड़ उड़ती है ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन से, चमगादड़ उड़ती है ध्वनि का परावर्तन से, मतलब बोल उड़ती जाएगा, तेज आवाज में बोलते जाएगा, जैसे उसका आवाज बैक रिटर्न आएगा तो समझ में उसको आ जाएगा कि नहीं आगे कुछ पहाड़ या आगे कोई घर वगैरह कुछ है। तो चमगादड़ वैसे चलता है जैसे अगर कोई अंधा व्यक्ति लाठी लेके आगे चलता है तो आगे उसको कहीं गड्ढा, लाठी का अंदर जाएगा, कोई चीज से टकराएगा तो वो रुक जाता है ना, सेम वैसे ही चमगादड़ करता है। चमगादड़ बहुत तेज रेसिंग में दौड़ेगा, लेकिन जैसे सामने से उसका आवाज टर्न बैक आएगा तो वहां रुक जाता है वो। तो चमगादड़ कौन सा आवाज निकालता है जी, प्राश्रव्य, ठीक है। ध्वनि का प्रवर्तन न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, न्यूनतम दूरी दूरी कितना होना चाहिए, 17 मीटर, न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए जी, 17 मीटर होना चाहिए। प्रवर्तन की न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको पराश्रव्य के बारे में बताते हैं कि इससे क्या क्या भारत में काम होती है, जल्दी से। ठीक है ना, देखो पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य तरंग, इसका यूज क्या चीज में होता है, सबसे पहले आप समझोगे इसका यूज होता क्या चीज में है। तो सबसे पहला पॉइंट, गठिया बीमारी जानते हैं सब, गठिया बीमारी, ठीक है। देखो एक चीज और, बहुत सारे हम अपने स्टूडेंट को देखे हैं, वो क्या किया है कि एक उतार लिया है फेयर, अब उसी के फेयर से सब उतार रहा, वीडियो देख ही नहीं रहा। हम आपको एक बात बता दें कि जब तक आप इसको अच्छे से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर समझ में आपको बिल्कुल नहीं आने वाला। हम बहुत सारे ऐसे चीजें बोलते हैं कि जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो देखकर खुद से सवाल बनाइए, खुद से इसे कॉपी करके सोचिए क्या इसका सवाल बन सकता है, दूसरों से शेयर करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखो प्रसव तरंग जो है, गठिया बीमारी, गठिया बीमारी की सेकाई होती है, गठिया बीमारी की सेकाई होती है, कौन से तरंग से, प्रसव तरंग से। अब आपको थोड़ा सा समझा दे चीज हम कि गठिया होता क्या है, तो दो हड्डियों के जोड़, दो कहीं पे भी दो हड्डी, यहाँ पे दो हड्डी, यहाँ पे हड्डी, यहाँ पे हड्डी, यहाँ पे हड्डी, पैर घुटना में हड्डी, यहाँ हड्डी, यहाँ हड्डी, यहाँ हड्डी, जहां भी आपका हड्डी का ज्वाइंट्स है वहां पे एक साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। कौन से द्रव पाया जाता है जी, साइनोवियल नामक द्रव। और वो द्रव धीरे धीरे लिक्विड खत्म होते जाती है तो वहां पे आपका गांठ बनना शुरू हो जाता है। तो वही होता है गठिया बीमारी का इलाज, उसकी सेकाई किससे होती है, गठिया बीमारी की सेकाई किससे होती है, प्रसव्य तरंग से, प्रसव्य तरंग से। और क्या होता है अब समझेंगे इसका, ट्यूमर का पता, मस्तिष्क में ट्यूमर जानते हैं सब ना, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाना, ट्यूमर का पता करना। अब मस्तिष्क में ट्यूमर है कि नहीं है इसकी पता कौन करता है, प्रसव तरंग, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, और क्या है, हाँ वायुयान, वायुयान
को साफ करना, वायुयान को साफ करना, सफाई, वायुयान की सफाई। नेक्स्ट है इसके बाद, समझेंगे आप, महंगी घड़ी, महंगी घड़ी की सफाई, ठीक है। महंगे वस्त्र की सफाई, अब कोई 2-3 लाख का लेगा कपड़ा तो वो सरफ से धोएगा जी। महंगी वस्त्र, महंगी कपड़े की यानी कि वस्त्र की सफाई, ये सब किससे होता है? ये सब होता है पराश्रव्य तरंग से। और इसका क्या होता है कि जो जहां पे क्या बोलते कारखाने है ना, कारखाने में चिमनी भट्टा होता है ना, तो चिमनी की कालिक, चिमनी की कालिक की सफाई, चिमनी की कालिक की सफाई, बस इतना ही कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पास। हो गया जी? अच्छा उधर नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, अब ऑफ कर देंगे। देखो नेक्स्ट 6 नंबर, कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? सबसे पहले आपको बात बताओ, आप कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों अलग है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग है। जब कार्यपालिका में न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं, न्यायपालिका में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो कार्यपालिका राष्ट्रपति काम करते हैं ना जी, प्रधानमंत्री भी काम करते हैं, महान्यवादी भी काम करते हैं, काम कौन नहीं करते हैं? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक, नियंत्रण महालेखा परीक्षक कोई काम नहीं, सिर्फ धन को एक रक्षा करते हैं, देश के लिए कार्य उनका गांव के प्रति ये सब कुछ नहीं है जमीनी स्तर पे, ठीक है। कार्यपालिका समझेंगे, कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका दो तरह के होते हैं, एक संघ की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, जितने भी अन्य मंत्री हैं वो सब, अन्य मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री। अब पूछेगा आपसे कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका किस भाग में है? तो भाग 5। किस भाग में है जी? तो भाग 5 है। राज्य की कार्यपालिका में कौन रहेंगे? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य राज्य मंत्री, अन्य राज्य मंत्री, और इसमें है महान्यवादी, और इसमें क्या है? महान्यवादी, महान्यवादी, ठीक है ना। अब समझिए यहां पे ये भाग कितना में है? भाग 6 में है। ये भाग कितना में है? तो भाग 6 में है। देखिए महान्यवादी जो है, ये महान्यवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। महान्यवादी ही एक ऐसा व्यक्ति है, थोड़ा सा बता ही देते हैं ना, महान्यवादी, महान्यवादी ये आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो न राज्यसभा के सदस्य हैं, ना ही लोकसभा के सदस्य हैं, ना ही कोई मंत्री पद पे हैं, फिर भी संसद में भाग ले सकते हैं, संसद में भाग ले सकते, संसद में भाग ले सकते, फिर सोचे नहीं सकते। हो गया सब, आगे देखो 7 नंबर, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? सबसे बड़ा
रामसर साइट कौन है? देखो ये सबसे बड़ा रामसर साइट, अगर ऑप्शन में नहीं देगा कि भारत का कि विश्व का, तो आप सीधे साधा समझ जाना कि रामसर साइट की बात कहाँ की हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? तो ये है पेंटानल। कौन सा है? पेंटानल। पेंटानल जो है, हमने पेंटानल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में, ये कहां पे है जी? दक्षिण अफ्रीका में। ये है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे है ये? तो दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। अब रामसर साइट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा समझ लेते हैं रामसर साइट है क्या। रामसर साइट आजकल ये ज्यादा सवाल अच्छा चर्चित में आया हुआ है। रामसर साइट एक आर्द्र भूमि जिसके संरक्षण करना है। रामसर साइट आर्द्र भूमि जिसे क्या करना है? संरक्षण करना है, जिसमें पक्षियों का भी संरक्षण करना है। जितने भी वर्ल्ड में आर्द्र भूमियां हैं वो सबको संरक्षण करने के लिए रामसर साइट पे हस्ताक्षर हुआ। देखो ईरान में एक शहर है, ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर। कौन से शहर है? रामसर शहर है। ईरान में एक शहर कौन सा है? रामसर। और यही शहर पे 1971 में हस्ताक्षर 1971 में हस्ताक्षर हुआ। अब इसका मतलब जरा समझिए, ईरान में एक शहर है रामसर, और रामसर साइट बनाने के लिए पहली बार वहां हस्ताक्षर हुआ 1971 में। लेकिन पूरे विश्व में 1975 में यह लागू हुआ। पूरे विश्व में लागू कब हुआ? 1975 में। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में कब हुआ? 1986 ईस्वी में। भारत में कब हुआ? 1986 ईस्वी में, ठीक है। तब अपने इंडिया के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। देखिएगा भारत में वर्तमान में कितने हैं? भारत में वर्तमान में 75। भारत में वर्तमान में कितने हैं जी? तो 75 है। नेक्स्ट यहीं पे बता देना, तो समझ में आ रहा है सबको ना जी। फिर शिकायत करेंगे सर आप लिख रहे हैं ना तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से लिख रहे हैं। अरे समझा करो, यहाँ लाइन खिंचा गया ना, अब आप समझ जाना कि यहाँ से आगे, अब आगे पॉइंट हो गया, ठीक है। देखो भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट ये है सुंदरवन। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है जी? सुंदरवन। और सुंदरवन के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें हम कि सुंदरवन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। सुंदरवन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। और सुंदरवन पूरा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई वन है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई वन, सबसे बड़ा डेल्टाई वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई वन कौन सा है जी? सुंदरवन। इससे और भी सवाल आते हैं, सुंदरवन कहां पे बनता है, ठीक है। देखो सुंदरवन जो है ना कि पद्मा पद्मा अच्छे से ये सुंदरवन पद्मा और जमुना, पद्मा और जमुना। अब आपको कंफ्यूजन कि जमुना यमुना नदी वहां कैसे पहुंच गई? तो समझो ध्यान से, पद्मा जो है ना, पद्मा गंगा का नाम, पद्मा किनका नाम? गंगा का नाम। और जमुना किनका नाम? ब्रह्मपुत्र। जब गंगा नदी जाती है बांग्लादेश में तो पद्मा बन जाती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी जाती है बांग्लादेश में तो जमुना बन जाती है। ये दोनों जहां मिलती है उस जगह का नाम है मेघना। ये दोनों जहां मिलती है उस जगह का नाम क्या है? मेघना। और यहीं पर निर्माण होता है सबसे सुंदर डेल्टा का, यहीं पे निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टा, यहीं पे निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टा का। यहीं पे निर्माण किस चीज का होता है जी? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। अच्छा एक बात बताओ, अब कोई और फेयर करेगा इसको ऐसे?
आप भी उतार लीजिएगा तो कहीं ना समझ में आएगा। इसको समझना, वीडियो को देख के सुन के इसको समझना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दो चार और सवाल इसी में बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? सबसे ज्यादा है तमिलनाडु। है वो है जी 16 को। ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तमिलनाडु। कम रामसर साइट कहाँ पे है? नहीं, ज्यादा 16। उसके बाद, इसके बाद कौन आ जाते हैं? आंध्र प्रदेश 10। सबसे पहला रामसर साइट, पहला पहला रामसर साइट चिल्का झील। चिल्का झील, जो चिल्का झील है ना, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जी? तो चिल्का झील। कहां पे है ये? उड़ीसा में। कहां पे है ये? उड़ीसा में। और आपको बता दें कि इसी चिल्का झील में, इसी चिल्का झील में क्या होता है कि नेवी का ट्रेनिंग होता है। नेवी ट्रेनिंग, नेवी ट्रेनिंग आपसे पूछा जाएगा कि नेवी ट्रेनिंग कहां पे होता है? तो चिल्का झील। चिल्का झील कहां पे है जी? उड़ीसा में। सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील है। जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट को ले लो फास्ट। इतना काफी है कि और कुछ डिटेल्स दे दे इसमें, ठीक है। इतना आगे देखो, हो गया। 8 नंबर है, पाबोदा और सिजदा किसने लागू किया? पाबोदा और सिजदा किसने लागू किया? अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे पाबोदा और सिजदा क्या है। सबसे पहले सब, ये तो सबको पता है कि बलबन ने किया। किसने किया जी? बलबन ने किया। जो भी मेरे यहाँ क्लास किए होंगे उनको कंप्लीट इसको तैयारी होगा कि बलबन ने इसकी स्थापना किया था। बट पाबोदा और सिजदा है क्या? इतना खतरनाक चीज है ना, क्या ही बताएं। देखो, बलबन जब गद्दी पे बैठा ना, तो कहा ना कि जितने भी, अगर मेरे पास जितने भी अदर मंत्री लोग हैं या जितने भी और लोग आएंगे, तो सबसे पहले एकदम बाहर आ गए, पैदल आएंगे हमारे पास और घुटनों के बल बैठेंगे, घुटनों के बल बैठेंगे और हमारे चरण को चूमेंगे। ये था पबदा और सिजदा। कल हमारे घुटनों बल बैठेंगे और हमारे चरण को चूमेंगे, वो बलबन था। बलबन ने ये नियम लगाया था, ठीक है। अब समझो बलबन ने किया था क्या? नैरोज त्योहार शुरू किया। नैरोज त्योहार प्रारंभ किया। अब नैरोज त्योहार कहाँ की त्योहार थी? तो ईरानी की त्योहार, ईरान। नैरोज त्योहार प्रारंभ किया, प्रारंभ किया यही बलबन ने, ठीक है ना। यही बलबन जो था, उसने उसने रक्त एवं लौह नीति, रक्त एवं लौह नीति अपनाया। रक्त एवं लौह नीति अपनाया। पूछा जाए आपसे, बलबन ने रक्त और लौह नीति किसने अपनाया? तो बलबन ने अपनाया। इसका रक्त एवं लौह नीति का मतलब होता है आक्रमण करना, डायरेक्ट, है ना। नेक्स्ट देखो, यही बलबन जो थे, बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया। चालीसा दल को समाप्त किया। अब चालीसा दल से आपके पास सवाल ये आ जाएंगे कि चालीसा दल है क्या? चालीसा दल है क्या? तो ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। ये जो चालीसा दल है, इसको शुरू किए थे इल्तुतमिश। इसको बनाए थे कौन? इल्तुतमिश। इसे बनाए थे कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ना, ये गुलामों के गुलाम थे। इल्तुतमिश जो थे, ये गुलामों के गुलाम थे। गुलामों के गुलाम। अब गुलामों के गुलाम कैसे बने? तो इल्तुतमिश, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। तो गुलामों के गुलाम कौन हो गए? इल्तुतमिश हो गए। इन्होंने बनाया चालीसा दल, मतलब 40 को तुर्क सरदार को चुना और चुन के एक दल बनाया। राजा बैठेगा यहाँ पे, 40 दल बैठेंगे हर जगह।
जो भी किसी भी चीज पे अगर फैसला लेना होगा तो सभी लोग का राय विचार लिया जाएगा। वही था चालीसा दल। और इसका यूज इस देखो, अब आगे देखो थोड़ा सा पहले समझेंगे। बलवन जो है, ठीक है ना, अब देखो बलवन इसे समाप्त तो कर दिया। ये चालीसा दल जो है ना, इल्तुतमिश जैसे ही मरा, इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया सुल्तान और बेटा रुकनुद्दीन, लेकिन रजिया सुल्तान लड़की थी, हमेशा पुरुष का वस्त्र पहन कर रहती थी। तो जैसे ही गद्दी इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ, तो मृत्यु से पहले इल्तुतमिश ने क्या किया था, रजिया सुल्तान को राजा बनने के लिए, अगला उत्तराधिकार बनने के लिए घोषित कर दिया था। लेकिन हुआ क्या ना कि जैसे इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ तो चालीसा दल मिलकर रजिया सुल्तान को गद्दी पे न बैठा के रुकनुद्दीन को बैठा दिया। किसको बैठा दिया जी? रुकनुद्दीन को बैठा दिया। अब उस समय रजिया सुल्तान बहुत टेंशन में कि हमें गद्दी पे बैठना था, कौन बैठ गया। तो चालीसा दल जो है ना, मुस्लिम धर्म में क्या था ना कि लड़की का बाहर निकलना मुश्किल था, और ये तो सोच लीजिए कि रानी बनने की बात हो रही, ठीक है। तो रजिया सुल्तान ने इसके लिए क्या किया, एक इल्तुतमिश ने कानून लगाया था कि जो भी जिसे भी अगर कुछ न्याय चाहिए, वो मस्जिद के सामने लाल वस्त्र पहन के चले जाइए। उस समय सोचिए कि लाल वस्त्र पहनना मतलब आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर चली गई मस्जिद के सामने। अब सभी जनता लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो सभी को बताया गया कि हमें गद्दी पे बैठना था, बट हमें बैठाया नहीं जा रहा। तब रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठाया गया। कौन मना कर रहा था जी? चालीसा दल। इसलिए चालीसा दल को बलबन ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। चालीसा दल को बलबन ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब देखो, इन्होंने बलबन ने राजत्व सिद्धांत अपनाया। राजत्व सिद्धांत अपनाया। बलबन ने कौन सा सिद्धांत अपनाया? राजत्व सिद्धांत अपनाया। बलबन ने ही मुक्तेश्वर में बलबन ने ही मुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाया। एक मस्जिद बनवाया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए पास। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हो गया 9 नंबर। वुल्ड घास का मैदान कहाँ है? वुल्ड घास का मैदान कहाँ है? इसको ना जितने घास के मैदान है ना, हम सब एकदम कंप्लीट करा दे रहे हैं आपको। कोई भी एग्जाम अगर एसआई वगैरह का एग्जाम होगा ना, तो जान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है, और एक भी सवाल आपको हम छोड़े नहीं देंगे। एक नहीं सवाल इसमें छूटेगा। आप इसको उतारने के बाद ना, अच्छा हम अभी आपको बुलवा देंगे बहुत बार, ठीक है ना। देखो, वुल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका। वुल्ड घास के मैदान कहाँ पे है जी? तो दक्षिण अफ्रीका। घास का मैदान एक स्थलीय मैदान है। घास का मैदान एक ऐसा मैदान है, स्थलीय मैदान है। एक होता है उष्ण घास का मैदान, एक होता है शीतोष्ण घास का मैदान। अगर आप इसे अच्छे से कवर कर लेंगे ना, तो 1 नंबर 100% हम बोल रहे पूछेगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है। तो ध्यान से इसको जब हम देखेंगे, उष्ण में क्या आ जाएगा? उष्ण कटिबंध में आ जाएगा सवाना। उष्ण कटिबंध में क्या आ जाएगा जी? सवाना। सवाना कहां पे है? अफ्रीका में है। सवाना कहां पे है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? पटाना। पटाना। पटाना कहां पे है? श्रीलंका। पटाना कहां पे है जी? श्रीलंका में है। अब इसके बाद आपके पास आ जाएगा, इसमें और भी एक दुगो हो जाएगा, कंपोज। कंपोज ये है ब्राजील। कंपोज कहां पे है? ब्राजील। कंपोज कहां पे है? ब्राजील। नेक्स्ट है लानोस। लानोस। लानोस कहां पे है? वेनेजुएला। वेनेजुएला। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पार्कलैंड। पार्कलैंड ये कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इससे आगे कुछ नहीं। इस पे हम एक अलग से भी वीडियो बना कर डालेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एसआई का वैकेंसी तो आने दीजिए।
अच्छा अच्छा सवाल इसमें डाला जाएगा आपको। अब शीतोष्ण की बात करते हैं। शीतोष्ण में आपका पहला प्रेयरी, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, प्रेयरी में कहा, प्रेयरी कहां पे है? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट आपका पंपास, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। और थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो समझेंगे, अर्जेंटीना को पंपास को बोलते हैं अर्जेंटीना का हृदय, इसे कहा जाता है। तो सिर्फ सुन लो ध्यान से, पंपास को कहा जाता है जी अर्जेंटीना का हृदय। अर्जेंटीना का हृदय किसे बोलते हैं? पंपास को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो हम लोग अब डाउन्स, डाउन्स कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहां पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्टेपी, स्टेपी कहां पे है? यूक्रेन, यानी रूस कर दीजिए, रूस। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कैंटबरी, कैंटबरी, कैंटबरी कहां पे है? तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। कैंटबरी कहां पे है? न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है पुस्ताज, पुस्ताज कहां पे है? हंगरी में है। पुस्ताज कहां पे है जी? हंगरी में है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा सिलवास, सिलवास कहां पे है? ब्राजील में है। सिलवास कहां पे है जी? तो ब्राजील में है। सिलवास कहां पे है? ब्राजील में। अब थोड़ा सा आपको हम रिवीजन कर रहे हैं, सब लोग जो वीडियो देखेंगे ना वो बोलेंगे मेरे साथ, बोलते रहेंगे ना तो पक्का जुबान पे वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, देखो वुल्ड घास का मैदान कहां पे? वुल्ड नहीं, वेल्ड होता है, चलो वुल्ड ही मान लो, है ना। दक्षिण अफ्रीका में। घास के मैदान दो तरह के, घास के मैदान किस तरह के जी? दो तरह का, एक उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और एक शीतोष्ण कटिबंध। देखो उष्ण में सब बोलना, सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, पटाना श्रीलंका, कंपोज ब्राजील, लाओनोस वेनेजुएला, फॉकलैंड ऑस्ट्रेलिया। फिर से आप मेरे साथ मन ही मन बोलेंगे, बोलेंगे सब, सवाना अफ्रीका, पटाना श्रीलंका, कंपोज ब्राजील, लानोस वेनेजुएला, फॉकलैंड ऑस्ट्रेलिया। यहां देखते हैं शीतोष्ण में, शीतोष्ण में आ जाएगा प्रेरी उत्तरी अमेरिका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, और पंपास को कहा जाता है अर्जेंटीना का हृदय। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी रूस, कैंटबरी न्यूजीलैंड, पुस्ताज हंगरी, सिलवास ब्राजील। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, बोलिए प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी रूस, कैंटबरी न्यूजीलैंड, पुस्ताज हंगरी, सिलवास ब्राजील। हो गया कंप्लीट। ये आपका टोटल क्या है? घास का मैदान जो शीतोष्ण भी है और उष्ण भी है। तो स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए। हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक लास्ट सवाल क्यों चलते हैं। उतारिए लेकिन सब अच्छे से फेयर कर लो बाबू, ये हम हमेशा आपको बोलेंगे। जो भी स्टूडेंट अगर वाकई में बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से इसको फेयर कर लीजिएगा, नहीं फेयर कीजिएगा बाद में बहुत पछतावा होगा। ठीक है ना। अब देखो आगे लास्ट, बलात्श्रम अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अब देखो बाल श्रम, ये बहुत कंफ्यूजन सवाल होता है कि बाल श्रम, बाल श्रम नहीं बलात् श्रम है। बलात् श्रम किस आर्टिकल्स में है? 33 में। किस आर्टिकल्स में है जी? 33 में। तो हम 33-34 को समझते हैं, 23-24 सॉरी 23-24 को समझते हैं। आर्टिकल्स 23,
23 आर्टिकल्स क्या कहता है ना कि बलात् श्रम, ध्यान से बात को समझना, बलात् श्रम, बलात् श्रम मतलब क्या होता है? बलात् श्रम जबरदस्ती काम कराना। बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती काम कराना, जबरदस्ती काम कराना। बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम कराना, ठीक है। फिर बेरोजगारी, बेरोजगारी इसका मतलब होता है कि बिना वेतन का, बिना वेतन का, बेरोजगारी का मतलब बिना वेतन का काम कराना, बिना वेतन का काम कराना। तो ये दोनों गलत है। आप बलात् श्रम भी गलत है और बेरोजगारी भी गलत है। बिना वेतन का काम करना दोनों क्या है? इसी आर्टिकल से कहा कराना, काम कराना मना है। इस पे क्या है? रोक है, इस पर रोक है। लेकिन थोड़ा सा समझिए एक चीज और, लेकिन इस आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रीय स्तर पर, देखो कैसे कैसे खेल खेलते हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय स्तर पर कराई जा सकती है, कराई जा सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर कराई जा सकती है। इसका मतलब हुआ क्या कि राष्ट्र अगर देश के लिए कुछ करना होगा तब आपसे बिना वेतन के करा सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा 24, एक मिनट रुक जाओ अभी। आर्टिकल्स 24, 24 क्या है ना कि आर्टिकल 24 क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाना में, कारखाना में काम न कराना, न कराना। ये 6 से 14 वर्ष का जो चर्चा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इसको 3-4 आर्टिकल में किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उसके पिता को यह कर्तव्य कहा गया है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, काम न कराएं। और जहां काम करता है उसको भी सजा मिलेगी पकड़ाने के बाद, ठीक है। और सरकार 21 के ए के तहत क्या करती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में जब हम पढ़ा रहे हैं, उसका मूल अधिकार पढ़ना है, तो फिर आप बाहर काम करने के लिए क्यों भेज रहे हैं? एक का नाम किसका? आर्टिकल 21 का, ठीक है। अब देखो 23 का था बलात् श्रम और 24 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में काम कराना मना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसको हम कुछ और डिटेल्स करते हैं। आगे देखो इसमें थोड़ा सा और जाते हैं। देखिए मूल अधिकार, ऐसे आपको मूल अधिकार पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये किस आर्टिकल में समझते हैं। मूल अधिकार में सबसे पहला था समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है शोषण के विरुद्ध, और यही था 23 और 24, शोषण के विरुद्ध। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता, फिर है सांस्कृतिक एवं शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा। फिर एक और आपका है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, ठीक है ना। समानता का कहां से कहां तक? 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण विरोध 23 से 24, धार्मिक 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा जो है 29 से 30, और यह है के बार 32, 31 यहां से खत्म हो गया, ठीक है। यह है मूल अधिकार। स्क्रीनशॉट
समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा 29-30, संवैधानिक उपचार 32। आज का बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर कल आपको वीडियो 9 आएगा, और आपको, हमें जहां तक लगता है आज का वीडियो बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छे से लिखावट भी हुई है। आप इसको अच्छे से फेयर करेंगे और याद करेंगे। जैसे ही आपका 10 वीडियो कंप्लीट होगा तो 10 वीडियो का लाइव टेस्ट होगा, 10 वीडियो का लाइव टेस्ट होगा। केवल वीडियो को पढ़ना नहीं है, फेयर कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। फिल्मों की तरह नहीं कि ये वीडियो देख लिए, अब अगला वीडियो कल देख लिए, फिर परसों देख लिए, अगला देख लिए, आप कुछ याद है ये नहीं है। नहीं, मेरा वीडियो को सब फेयर करेगा, ठीक है। चलिए।